IS33 हमारा स्टैंडर्ड है, जिसपे मुताबिक हम क्या करेंगे, सारा ये कैलकुलेट कर रहे होंगे। जिसमें हमने देखना है कि अर्निंग्स क्या होती हैं, वो देखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे डिटरमिन होंगे वो, और किस तरह से हमने इसको मेजर करना है, सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर सीखना है, कैसे होगा और किस तरह चलेगा। अब अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें या डिवाइड करें, तो हम हमारे सिलेबस में या ईपीएस की बात करें तो 2 तरह की ईपीएस जो है वो हमने कैलकुलेट करनी सीखनी है। एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं बेसिक ईपीएस, और दूसरी है जिसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस क्या होती है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम मूव करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है, उसकी तरफ हम बात जो है वो कर रहे होंगे। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर या बेसिक ईपीएस क्या होती है, ये फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। इस फॉर्मूला के मुताबिक हमने लेके चलना है। होता क्या है, बेसिकली हमने अर्निंग्स, जितना हमने प्रॉफिट कमाया है, जो हमारी अर्निंग्स है, जो हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिवाइड करना है। कि जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास पर शेयर अर्निंग आ जाएगी। वो मैंने क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके देनी है। वो मैंने क्या करनी है, वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करके देनी होती है। अब चूंकि अर्निंग की बात करते हैं, तो अर्निंग के लिए ज़रा एक चीज़ हम यहाँ पर डिटर्मिन करते हैं कि अर्निंग में क्या कुछ आएगा और क्या कुछ नहीं आएगा। अब हमारे लिए अर्निंग में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अहम है, जो हमने लेके चलनी है। वो स्टेटमेंट कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस। वो कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, हमारे पास सेल्स आती हैं, हम लिखते हैं जी कि हमारी सेल्स आ गई, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो लेस करवाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से हम लेस करवा देंगे हमारे पास एक्सपेंसेस, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये कौन सा है, ये वो प्रॉफिट है, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कि अभी इसमें से हमने इंटरेस्ट कॉस्ट लेस नहीं की, मतलब लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर सूद पे कर रहे हैं, वो अभी हमने इसमें से लेस नहीं किया। जो टैक्स है वो हमने इसमें से भी लेस नहीं किया। इसमें से जो भी हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, जो भी सूद पे करना है, वो लेस करवाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से जो टैक्स मेरा बनेगा, जो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है, मैं वो लेस करवा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कि हुकूमत को टैक्स पे करने के बाद, तमाम सूद, तमाम सारा कुछ पे कर कराने के बाद, ये वो अमाउंट है जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास एंड के ऊपर बच जाती है। ये मेरे पास क्या है, एंड के ऊपर बच जाती है। ये मेरा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिकली ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये हमने क्या करना है, ये हमने शेयर होल्डर्स को देना होता है। तो ईपीएस में हमने क्या करना है, हमने ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही डिटरमिन करना है। अब चूंकि हमने शेयर्स की बात करनी है, तो जहां पे भी हमारे पास शेयर्स आएंगे, तो वहां पे हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स भी आएंगे, और वहां पे मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। अब जो ईपीएस कैलकुलेट करने हैं, वो हमने हमेशा ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए करनी है, बिकॉज हम यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पेमेंट करनी है, उनका डिविडेंड भी हम इसमें से लेस करवा देंगे। मतलब ये मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, यदि ये मेरा प्रॉफिट है टैक्स वगैरह पे करने के बाद, इसमें से मैंने लेस करवा देना है जो मैंने डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो मैं लेस करवा दूंगा। तो मेरे पास जो अर्निंग्स आएगी, जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, इसे हम कहते हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये वो अर्निंग है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए है। किसके लिए है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए है। ये वो अर्निंग है हमारे पास, कौन सी, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए है। मतलब ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, उनको हमने ये देनी है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी, इसको हमने डिटरमिन करना है कि ये वो प्रॉफिट है, ये वो मुनाफा है जो हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दे रहे होंगे, जो हमने यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, नेट इनकम। अब नेट इनकम का मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
इसमें से माइनस कर देंगे कि जो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर जो है वो आ रही होगी। जब अर्निंग पर शेयर मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा कि यार पर शेयर मेरी कंपनी इतना प्रॉफिट जो है कमा के दे रही है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सबूत सामने पड़ा हुआ है कि यार इतना पैसा, इतना प्रॉफिट जो है वो आपको पर शेयर मिल रहा होगा। सो दैट इज योर बेसिक ईपीएस, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात करनी है एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। कौन सा वर्ड है यहाँ पे, इसको अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से जो भी मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो मैंने लेस करवाना है। तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो मेरे पास क्या कहलाएगी, वो मेरी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्या, कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से लेस करवा देना है प्रेफरेंस डिविडेंड वो। अब चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो रही है तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स का पता है। एक है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हम ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इक्विटी का पार्ट नहीं बनते, इसलिए जो हम इनको डिविडेंड पे कर रहे होते हैं वो डिविडेंड नहीं होता, बल्कि वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है। अगर हमने किसी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पे किया, तो वो डिविडेंड जो है वो यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट के तौर के ऊपर क्या हुआ होगा, लेस हुआ होगा। वो क्या हुआ होगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने उसको अपना सूद ट्रेड किया है, हमने उसको अपना जो है वो क्या कहते हैं, फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ट्रेड की है। तो ये हमारी क्या होगी, ये इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे लेस हो चुकी हुई है, तो इसलिए ये तो नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे किसका लेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हम पे कर रहे हैं उसका डिविडेंड जो हम पे करेंगे वो लेस करेंगे। तो जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसका डिविडेंड जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ से लेस जो है वो करवाना है। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लेस करवा रहे होंगे। जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कौन सा है, ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनका डिविडेंड लेस किया जाएगा। अब फिर इसमें भी हमारे पास दो तरह का टाइम आती है, एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे हैं नॉन क्यूमुलेटिव। देखें, जब नॉन क्यूमुलेटिव डिक्लेयर होंगे जिस वक्त, उस वक्त ही क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। क्यूमुलेटिव डिक्लेयर हो या ना हो, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, बिकॉज हमने तो वो पेमेंट करनी करनी है, तो ये हर साल क्या होगी, लेस हो रही होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कंपनी डिक्लेयर करती है कि नहीं करती। ये क्या करेंगे, ये हम इसको हमेशा लेस करवा रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास कन्वर्टेबल शेयर्स भी होते हैं कि मेरे पास ऑर्डर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फ्यूचर में जाके हम इसे क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कन्वर्टेबल शेयर होते हैं, इसको जाके हम बाद में डिस्कस करेंगे और ये हम जाके डाइल्यूटेड ईपीएस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ तक की जितनी भी बात थी, ये सारा हमारा वही कंसेप्ट को हमने रिकॉल किया है जो हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं। इसमें एज सच कोई नई चीज़ तो नहीं हमें पड़ी, इसमें ऐसा हमें कोई नई चीज़ है भी नहीं थी। सारा कुछ जो प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ था हमने वही रिकॉल किया है। अब ईपीएस से स्टार्ट करनी है ना, हमने वो यहाँ से स्टार्ट करनी है कि जब हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखना है बेसिक ईपीएस होती क्या है, अर्निंग्स क्या होती है, अब नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज कैसे आएगा, फिर टाइप्स ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर जो है वो देखेंगे, और एंड पे जाके हमने रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट सीखनी है, तो मेरी ईपीएस जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला आपका ईपीएस का हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास आ जाएगा दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से जो भी मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है, रिमेंबर प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो हमेशा लेस करवाया जाएगा, और जो मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ईपीएस आ जाएगी। ये हमने यहाँ पर बात की हुई है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमने नहीं भूल। फिर अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग्स मुनाफा, प्रॉफिट जो है वो, अब यहाँ पे कंपनी जो है जिसके प्रॉफिट्स की बात हो रही है दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और दूसरे होते हैं हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। कंटिन्यूड ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि वो ऑपरेशंस, वो काम जो कंपनी में जारी हैं, जो कंपनी में चल रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है,
उस कंपनी के प्लांट ए है, प्लांट बी है, प्लांट सी है। प्लांट ए और बी काम कर रहे हैं, प्लांट सी इन्होंने इस साल बंद कर दिया है। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वो जो जारी रहेंगे, जो उनसे प्रॉफिट आएगा वो, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वो होगा जो प्लांट बंद हो गया है, जो हमने काम बंद कर दिया है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है हमारा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। रिमेंबर, जो अर्निंग्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होगी उसको हम सेपरेटली डील करेंगे, अलग से डील करेंगे, और जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, अलग से डील कर रहे होंगे। अब चूंकि अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर के मुराद है कि हमने इसमें से प्रॉफिट निकालना है, लेकिन ये प्रॉफिट भी हो सकता है और उसके बदले में ये हमें लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हो तो हम लॉस पर शेयर जो है वो क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट करके दे रहे होंगे। तो ये प्रॉफिट पर शेयर भी हो सकता है और ये लॉस पर शेयर जो है वो भी हमारा हो सकता है। और जब हम अर्निंग की बात करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट हम हमेशा लेंगे। अगर क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलवेज लेस होगा। अगर नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं तो जब डिक्लेयर होगा तभी हमने प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे लेस करवाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, आपने इसको भूलना नहीं है। क्यूमुलेटिव शेयर्स में क्या होगा, जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है वो ऑलवेज लेस होगा हमेशा, चाहे वो उसने कुछ बताया है नहीं बताया, सवाल साइलेंट भी है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा हमारा लेस होगा। और जो मेरे पास नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं उसमें जब वो डिक्लेयर करेगा, जब वो बताएगा, सिर्फ उस वक्त ही प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा। ये दो बातें। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ऑलवेज, एग्जाम में साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताता, बस बता दिया जी 10% क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं। अब उसने कुछ नहीं बताया होगा, हमने हमेशा क्या करना है, अपना डिविडेंड लेस करवाना है। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जब वो बता देगा फिर ही हमने क्या करना है, लेस करवाना है, अदरवाइज हमने लेस नहीं करवाना। ये चीज आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलें जी आगे चलते हैं। अब देखें, ये हमारा ईपीएस का फॉर्मूला है, ये हमारा ईपीएस का फॉर्मूला है। अब ईपीएस के फॉर्मूले में जो मेरे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में मेरे पास जो है वो प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट में कोई चेंजेस आए वो मैं बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल के आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई चीज जो है वो ओवरस्टेट हो गई है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोई चीज अंडरस्टेट हो गई, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट जो है उसमें चेंजेस अगर आए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम जाके आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो है IAS 8, जिसमें हम देखेंगे कि अगर रेक्टिफिकेशन करनी हो कैसे होती है। मतलब अगर प्रॉफिट है, हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ये जो प्रॉफिट था ये सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये मेरा प्रॉफिट बनता है, दैट्स इट, ओके, समझ आती है। अब उस प्रॉफिट में कोई तब्दीली होगी तो मैं IAS 8 के मुताबिक चेंज कर सकता हूं। अब सवाल ये है कि डिनोमिनेटर जो हमारे पास आ रहा है, जो जिस पे डिवाइड कर रहे हैं, उस पे हमारे पास है नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। अब नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे तब्दीली आएगी, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पे लर्न करना है, हमने उसको यहाँ पे सीखना है, हमने उसको देखना है कि क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से है, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देखना है। अब एक सवाल है, क्या जो हमारे स्टार्टिंग के ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और क्या एंडिंग के ऊपर है वो सेम होते हैं? द आंसर इज नो। कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी बोनस दे सकती है, कंपनी राइट दे सकती है, कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस आ जाती हैं। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस आ रही होंगी वो हमने सारी कहाँ पे देखनी है, वो सारी हमने अर्निंग पर शेयर इस स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करना सीखनी है। प्रॉफिट में चेंजेस आएंगी वो IAS 8 पे सीखेंगे, लेकिन जो शेयर्स में चेंजेस आएगी, शेयर्स की तादाद में चेंजेस आएगी, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम देखें कि मेरे पास अगर ओपनिंग शेयर्स थे 1 लाख यहाँ पे, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमारा सारा कंसर्न किसके ऊपर था, हमारा A to Z कंसर्न था, वो था शेयर कैपिटल के ऊपर, जिसमें हम अमाउंट निकालते थे कि कितने के हैं। ईपीएस में जब हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा सारा कंसर्न किसके ऊपर होगा, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर होगा
कि जो मेरे शेयर्स की तादाद है उसके ऊपर कितने शेयर्स हैं। तो साल के शुरू में लाख शेयर थे, साल के एंड में मेरे पास 1,20,000 शेयर हो गए। अब ये शेयर्स इंक्रीज हुए हैं। अब ये शेयर्स इंक्रीज कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, आप उनको मार्केट कीमत में बेच दें। नंबर 2, आप राइट इशू कर दें। नंबर 3, मुफ्त वाला एलिमेंट। नंबर 3 है हमारे पास कौन सा एलिमेंट? मुफ्त वाला एलिमेंट। मुफ्त वाला एलिमेंट क्या है? आप बोनस शेयर दे दें, शेयर स्प्लिट कर दें, शेयर कंसोलिडेशन कर दें। ये सारा कुछ जो है वो हमारा इसमें आ रहा होता है। अब हमने क्या करना है, इनको वन बाय वन सीखना है क्या है और किस तरह से है वो लेके चलेंगे।